तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सभी का कलेक्शन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। लगभग यहाँ पे 200 से 250 क्वेश्चंस के आसपास रहने वाले हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपने कि 400 एमसीक्यूज़ हों, 500 एमसीक्यूज़ हों, बहुत लंबी क्लास बन जाए क्योंकि टाइम कम बचा है और इसीलिए वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो होपफुली आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार पूरी क्लास लेना, उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है अपने पापा 19 कोर्स में, ठीक है। और पापा 19 कोर्स में जाके वहाँ पे इसकी पीडीएफ पड़ी होगी, ठीक है। उस पीडीएफ से उन सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना कि वो जो सारे क्वेश्चंस हैं आपने क्लास से लिए हैं वो आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए वहाँ पे आंसर्स नहीं दिए गए हैं। आप यहाँ से क्लास लीजिए पूरी और फिर वहाँ पे जाके चेक करिए एक बार कि आपको सारे आंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्चर्स। तो देखते हैं अपना आज का जो पहला एमसीक्यू है वो क्या है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि नेपोलियन नेपोलियन कोड ऑफ 1804 फीचर्स इंक्लूडेड। आखिर जो 1804 का नेपोलियन का कोड था इसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो पहला देखो लिखा हुआ है द फ्यूडल प्रिविलेज वर एबॉलिश, की जो सामंती विशेषाधिकार थे इनको समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि प्रॉपर्टी राइट्स वर प्रोटेक्टेड, कि जो प्रॉपर्टी राइट थे, संपत्ति के अधिकार थे, इनकी सुरक्षा की गई। बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया आपका। ऑल सिटीजन्स वर इक्वल बिफोर द लॉ, कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको लॉ के समक्ष, कानून के सामने इक्वल रखा गया। ये भी एकदम सही है। तो मतलब क्या होगा आपका, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है द फर्स्ट यूरोपियन कम्युनिटी टू कन्क्यूर अमेरिका, कि पहली यूरोपियन कम्युनिटी, देखो ध्यान देना, यूरोपियन कम्युनिटी जिसने क्या किया, कन्क्यूरर किया किसको, अमेरिका को। तो वो कौन सी थी, वो थी आपकी स्पेनिश, है ना। स्पेन के जो लोग थे उन्होंने पहली बार पूरे अमेरिका को कन्क्यूरर किया था। फिर लिखा है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हम लोग जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ जो कॉन्स्टेंटिनोपल थी इसमें कौन सा कंट्री बना, कौन सा इंडिपेंडेंट कंट्री था जो इंडिपेंडेंट नेशन बना, तो कौन सा, वो था आपका ग्रीस, है ना। आपने पढ़ा होगा। द फीमेल एल्गरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो फीमेल एल्गरी थी, है ना, महिला प्रतीक जो थी, वो कौन थी फ्रांस की, वो कौन थी आपकी, वो थी आपकी मरीने, है ना। और जर्मनी की कौन थी, वो थी आपकी जर्मेनिया। ये कहाँ की थी आपकी, ये थी आपकी जर्मनी, है ना, जर्मनी की। ओके। फिर देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू द पॉलिटिकल फाइट्स ओवर अ रिलीजन एंड इथनिसिटी, कि भाई कौन सा ऐसा देश है जिसने धर्म और जातीयता के जो जो धर्म और जातीयता, मतलब जो आपका हम लोग कह लेंगे एथनिसिटी थी, इसके कारण क्या हुआ, पूरा ब्रेक हो गया, टूट गया। तो कौन सा कंट्री था वो, तो वो आपका कंट्री हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो यूगोस्लोवाकिया, बिल्कुल ये भी हो गया था आपका। अच्छा, यूएसआर भी हो गया था, चेकोस्लोवाकिया भी हो गया था। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ओटोमन बिस्मार्क। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सारे हिस्ट्री के हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, फिर करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, और फिर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं किसके, इकोनॉमिक्स के, उनके बारे में, ठीक है। कह रहा है कि ओटोमन बिस्मार्क इज रिलेटेड टू विच कंट्री, जो ओटोमन बिस्मार्क थे वो किस कंट्री से रिलेट करते थे। तो किससे करते थे वो, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, या फिर रूस से। वो करते थे इससे, जर्मनी से। अगर आप लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं तो आप लोग भी इनके जो भी आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस, फ्रांस की क्रांति कब हुई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1789। और दिन कौन सा था, 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, फ्रांस की क्रांति होती है। फिर कह रहा है, देखो वेयर वाज द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन 1944। तो पहला क्वेश्चन आप जान लो ये, कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी ये, 1944 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो किया गया था कहाँ पे, आपका यूएसए के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द रेंडर पेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपका रेंडर पेस्ट क्या था। यहाँ मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है भाई रेंडर पेस्ट क्या था आपका, तो एक फैमाइन था, एक पशु महामारी थी, कैटल प्लेग था, वॉर थी, टैक्स था। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा कैटल प्लेग, है ना। याद करो दो चीजें यहाँ से। अफ्रीका, अफ्रीका में क्या सीन था कि जब ब्रिटिशर्स जाते हैं यहाँ पे अपना डोमिनेंस बढ़ाने, इसको कॉलोनाइज करने के लिए, तो वहाँ के जो लोग थे वो इनकी स्लेवरी को, इनकी जो फैक्ट्रीज थी, है ना, इनकी जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पे काम करने नहीं जा रहे थे। कौन, अफ्रीका के लोग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो रूल्स लगाए, दो रूल या कह लो दो इन्होंने मेथड अपनाए
इन्होंने 2 मेथड अपनाए ताकि जो अफ्रीका के लोग हैं वो इनके ऑफिसेस में, इनकी फैक्ट्रीज़ में काम करने आएँ। तो मैंने पहला क्या किया, इन्होंने पहला किया कि भाई वहाँ पे क्या फैला दिया, रिंडरपेस्ट, है ना? अब इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों को, वरना इसको समझाता रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या था कि एक प्लेग था किसका, जानवरों का। तो इससे क्या हुआ कि जो अफ्रीका के लोग थे वो आखिर क्यों नहीं जा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे कैटल्स थे, बहुत सारे जानवर थे और बहुत सारी लैंड थी, बहुत सारी ज़मीन थी। तो वो अपनी उसी में खेती करते थे, अपने जानवरों से अपनी जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनको निकालते थे और उनका काम चल रहा था। तो उनको नीड ही नहीं थी उनकी फैक्ट्रीज़ में, उनके ऑफ़िसेज़ में काम करने की, वहाँ पे जाने की, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब कैटल्स तो कहाँ से खत्म हो गए, वो खत्म हो गया, रिंडरपेस्ट फैल गया और ऑलमोस्ट आई थिंक काफ़ी बड़ी जो पॉपुलेशन थी वहाँ के जानवरों की, वो सारी क्या हो गई, इसी के अंदर मर गई। तो सारे कैटल खत्म हो गए, तो अब इनको दिक्कत हुई अफ्रीका के लोगों को। सेकंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया रूल। इन्होंने एक नियम बना दिया जिसमें क्या था कि जो सारी प्रॉपर्टी है, जो फादर है उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी खाली एल्डर सन को। कि जो भाई बड़ा बेटा है उसको ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, जो बाकी के जितने भी बेटे हैं उनको कुछ भी मिलने वाला प्रॉपर्टी से नहीं है। तो अब क्या हुआ कि भाई जो बड़ा बेटा है उसको मान लो 10 बीघा ज़मीन है वो सारी मिल गई, तो वो क्यों देगा छोटे वाले अपने भाइयों को, जबकि उसको गवर्नमेंट ही ये राइट दे रही है। तो अब जो इनके छोटे वाले भाई थे, क्या हुआ, इनके पास ना बचे जानवर इसकी कॉस्ट से और ना बचा इनके पास प्रॉपर्टी इस वाले रूल की कॉस्ट से। तो अब ये तीनों भाई क्या करेंगे, ये तीनों भाई मजबूर हो गए फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, ना फैक्ट्रीज़ वगैरह में एज़ अ वर्कर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा सिनेरियो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, कि भाई जो हिंद स्वराज किताब थी उसके लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू जी और बाल गंगाधर तिलक। तो कौन होंगे आपके, महात्मा गांधी। फिर कह रहा है देखो आनंद मठ के लेखक कौन है? ये जो बुक्स हैं आपकी, ये हर बार कोई ना कोई किताब एग्जाम के अंदर लगभग पूछी जाती है ना, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है आनंद मठ, इसके लेखक कौन है? ये हमारे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, ठीक है। फिर कह रहा है देखो आनंद मठ, हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके, ठीक है ना। देखो आनंद मठ उपन्यास है, ये ध्यान देना, आनंद मठ उपन्यास है ना, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द डब्ल्यूटीओ फाउंड, जो डब्ल्यूटीओ था वो कब फाउंड हुआ, आपका किस वर्ष स्थापित किया गया डब्ल्यूटीओ को? वो किया गया था आपका 1985, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 1995 है ना, 1995 के अंदर क्या हुआ, आपका जो डब्ल्यूटीओ था इसको फाउंड किया गया। फिर कह रहा है कि विच बुक इज रिटन बाय द ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक, वो कौन सी किताब, वो थी आपकी गुलामगिरी, है ना, ज्योतिबा फुले। फिर कह रहा है कि अंडर हुज लीडरशिप वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली अचीव्ड, किसके नेतृत्व में जो आपका इटली का यूनिफिकेशन था वो आपका होता है, तो किसके में हुआ आपका, इटली का किसके नेतृत्व में हुआ? ओके, आपको देखो ऑप्शन कह रहा है ओटोमन बिस्मार्क, जोसेफ गरीबाल्डी, कैमिलो द कैव्यूर और विक्टर एमेनुअल सेकंड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो होगा कौन सा सही, विक्टर एमेनुअल सेकंड, है ना, ये अब वहाँ के लीडर के तौर पे निकल के आते हैं। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज द रूलेट एक्ट पास, कब आपका जो था रूलेट एक्ट उसको पास किया गया, तो कब किया गया, वो किया गया था आपका 1919 के अंदर। वियना की ट्रीटी कब होती है, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस, कब होती है वियना की ट्रीटी, तो वो कब होती है 1814 टू 1815। फिर कह रहा है कि गुमास्ता क्या है ना, व्हाट इज गुमास्ता, तो गुमास्ता क्या होगा आपका, देखो पहला ऑप्शन लिखा है इंडियन ट्रेडिशनल गारमेंट, फिर कह रहा है टर्म फॉर अ ब्रिटिश ऑफिशियल, फिर कह रहा है लाइसेंस फॉर अ परमिट फॉर अ बिजनेस, या कह रहा है कि टाइप ऑफ इंडियन स्पाइसेस, तो क्या होगा अ लाइसेंस और अ परमिट फॉर बिजनेसेस, है ना। फिर कह रहा है व्हेन डिड द श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, जो श्रीलंका था वो कब एक इंडिपेंडेंट राज्य बनता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, तो कब बनता है, वो बनता है आपका 1948 में। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज नॉट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी, इनमें से कौन से मूवमेंट को महात्मा गांधी ने लॉन्च नहीं किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो लॉन्च की गई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी आपकी लॉन्च की गई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी आपकी महात्मा गांधी द्वारा ही लॉन्च की गई थी, बट जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको आपका जो महात्मा गांधी थे इन्होंने लॉन्च नहीं किया था। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप इन 1789, कि जो भाई यूरोप में जो 1789 में पहली बार जो कभी कभी क्रांति होती है यूरोप के अंदर, उसका क्या इंप्रेशन पड़ा? तो लिखो, लिखा है द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। फिर क्या है द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर कह रहा है आपका द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका क्या होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि भाई जो 1789 में चीज़ें हुई, जो आपका राइस और इसका नेशनलिज्म का, तो उसके परिणाम क्या निकला कि आपकी फ्रांस के अंदर क्या होती है, वहाँ पर रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। कब होती है, 14 जुलाई को होती है, अभी बात की हम लोगों ने इस बारे में।
फिर कह रहा था क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929। देखो कब आई है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, महान आर्थिक मंदी कब आती है? ये आती है आपकी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर। इसमें क्या हुआ था आपका, इसमें आपकी जो पूरी स्टॉक मार्केट थी वो पूरी क्या हो गई थी, क्रैश कर गई थी, है ना। फिर देखो लिखा है कि वेयर वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, फुल फॉर्म याद रखना इसका, आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिशिंग कब हुआ? एस्टैब्लिश 1944 के अंदर एस्टैब्लिश होता है। और कहाँ होता है आपका? ये होता है आपका ब्रिटेन वुड्स में, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन भी लिखने को आ जाते हैं और एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। फिर कह रहा है देखो कि इन जर्मन कल्चर वॉकिस्ट, है ना, वॉकिस्ट रिफर्स टू, भाई जो ये वॉकिस्ट है इसकी किसको रिफर करता है? तो किसको करता है रिफर? ये करता है रिफर, ये बात कर रहा है किसकी, नेशनल स्पिरिट की, ठीक है। फिर कह रहा है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कि भाई जो पहली बार जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उसको कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? तो वो कहाँ किया गया था उसको एस्टैब्लिश? वो किया गया था आपका ब्रिटेन के अंदर, है ना। फिर जो क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है, चौरी चौरा इंसिडेंट टू प्लेस इन द ईयर ऑफ, जो चौरी चौरा घटना थी वो कब होती है आपकी? वो होती है आपकी 1922 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौरी चौरा, ठीक है। और क्या हुआ, है ना, ठीक। इसमें होता क्या चौरी चौरा में, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था जिसमें गांव वाले वहाँ पे जाके आग लगा देते हैं और इसी घटना से दुखी होकर जो महात्मा गांधी थे वो अपना जो मूवमेंट था उसको वापस ले लेते हैं, ना। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है अगला कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड, पहला आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो अब कब खत्म होता है? तो वो कब स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट होता है 1914 से, और वो खत्म कब होता है आपका? 1918 में जाके वो खत्म होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वीविंग व्हील, पहला जो कताई और बुनाई मिल थी वो कहाँ स्थापित की गई? वो की गई थी कहाँ पे? आपकी मुंबई के अंदर, है ना। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। फिर महान आर्थिक मंदी कब स्टार्ट होती है? 1929, अभी हम लोगों ने बात यहाँ पे की। फिर कह रहा है देखो हु गेव दिस स्टेटमेंट व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो ये बात थी, जो ये लाइन थी, जो स्टेटमेंट थी, किसने कही? ये कही थी आपकी मेटरनिक ने, है ना, मेटरनिक ने कही थी। फिर कह रहा है कि हु हैड अ मेजर रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के अंदर किसका मेजर रोल था? किसका था आपका? वो था आपका ओटोमन बिस्मार्क का, ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर कह रहा है हु इज एड्रेस्ड एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, किनको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका महात्मा गांधी को। स्पेलिंग की बड़ी समस्याएं हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर 3, आपका जो क्वेश्चन में 33 है वो क्या कह रहा है? देखो नेपोलियन वॉज रिलेटेड टू, जो नेपोलियन था आपका वो किससे रिलेटेड करता था? तो वो कहाँ से था आपका? नेपोलियन किससे संबंधित थे? फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से और रूस से। तो कहाँ से थे वो आपके? वो थे आपके फ्रांस से, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पहले एग्जाम में आ चुके हैं और ये हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ करते हैं, ठीक है। तो एकदम फुल फोकस के साथ एकदम ध्यान देना यहाँ पे। फिर कह रहा है देखो व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टू प्लेस, जो आपका जलियांवाला बाग घटना थी वो आपकी कब होती है? वो कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना यहाँ पे होती है। हु ऑफ द ऑथर फॉर्म वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा आपका? तो वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम लिखते हैं आपके कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, ठीक है। ये क्या लिखते हैं आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। ये लिखते हैं आपका नेशनल एंथम, है ना, मतलब जन गण मन, जन गण मन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आपका कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम था वो किसने लिखा? वो भी आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज्ड, तो ट्रीटी ऑफ वियना है ये कब होती है? ये आपकी होती है 1815 के अंदर, है ना। नॉइसेस आ रही होंगी बैकग्राउंड में क्योंकि आज डे है और दिन में ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो थोड़ा सा नॉइसेस को एडजस्ट करिएगा, ठीक है। व्हेन वाज द पंचायती राज एस्टैब्लिश इन इंडिया, की जो भाई पंचायती राज था वो भारत में कब होता है एस्टैब्लिश? तो कब होता है आपका? वो होता है आपका 1959 को एस्टैब्लिश, ठीक है। वीडियो वगैरह नहीं आ रही है इसमें, इसका कॉस्ट सिर्फ यही है क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम वीडियो बना के एडिटिंग करेंगे तो उससे टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। इससे बेटर है आप ये क्लास को लगाइए 2x में और पूरी क्लास को 2-3 बार देख डालिएगा, तो ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये आपकी प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर कह रहा है देखो हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस एट वीना इन 1815, किसने क्या किया था कि जो वीना कांग्रेस थी इसकी मेजबानी की थी? तो किसने की थी आपकी यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ड्यूक मेटरनिक ने।
फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉफ द एल्गरी ऑफ अ जर्मन नेशन, तो कौन होगा आपकी जर्मेनिया, है ना। ठीक है, ये हो गई आपकी। फिर कह रहा है इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉफ द आइडिया ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि भाई जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसका जो आपका हम लोग कह लें कि आइडिया था, ठीक है, ये कहाँ से निकल के आता है, ये निकल के आता है किस अधिवेशन से, किस सेशन से इसके, ये निकल के आता है आपका 1920 के नागपुर सेशन से, है ना। असहयोग आंदोलन, हाँ एकदम करेक्ट। फिर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, यंग इटली चाहे आ जाए और चाहे आ जाए आपका यंग यूरोप, है ना, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो इनकी जो स्थापना थी ये किसने की थी आपकी, ये की थी आपकी गॉसेप मैजनी ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हु ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ अ यूनिफिकेशन ऑफ प्रशिया, तो प्रूशिया था आपका, उसके जो एकीकरण था, उसका जो यूनिफिकेशन था, इसका आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है, तो किसको कहेंगे हम लोग, किसको कहेंगे, ओटोमन बिस्मार्क को। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ अ कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद था ना, 3 एक्सपेरिमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी, 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ महात्मा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। आपका खेड़ा वाला, चंपारण वाला और आपका फिर अहमदाबाद वाला, ठीक है। तो ये कब होता है, ये आपका होता है 1918 के अंतर्गत। गांधी जी इंडिया कब आए थे, तो गांधी जी इंडिया आते हैं 1915 में। कहाँ पहले बार पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं पहले बॉम्बे के पोर्ट में, है ना। फिर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हु होस्टेड द कांग्रेस इन वीना इन 1815, किसने कांग्रेस जो आपका वीना कांग्रेस थी इसकी मेजबानी की थी, तो अभी मैंने बात की किसने की थी, ड्यूक मेटरनिक ने की थी। फिर कह रहा है देखो इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉफ द आइडिया ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी अभी हमने बात की, कहाँ पे किया गया था एक्चुअली, ये किया गया था आपका 1920 के अंतर्गत। फिर देखो एक क्वेश्चन आता है क्या होता है आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज की बात कहाँ की गई, पूर्ण स्वराज की बात कहाँ की जाएगी आपकी, ये बात की जाएगी आपकी लाहौर सेशन के अंदर, ठीक है। लाहौर सेशन के अंदर इसकी बात की गई थी, और इसकी जो लीडरशिप थी वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, नेहरू कर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके कहाँ के, हिस्ट्री के। अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, कि भाई जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, है ना। फिर कह रहा है सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट आर, कि भाई यूनियन लिस्ट है जो, उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लिया गया है, तो कौन कौन से रहेंगे आपके, रक्षा डिफेंस बिल्कुल लिया गया है, विदेश मामले भी लिए गए हैं आपके। फिर लिखा है परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी को भी लिया गया है, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम, इसमें से कौन सी जो भाषा है वो बेल्जियम के अंदर नहीं बोली जाती है, तो आपकी डच बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी, जर्मन भी थी, पर जो स्पेनिश थी आपकी वो यहाँ पे बोली नहीं जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट इज डन इन दिस लैंग्वेज, जो आपका लगभग इंडियन भाषा इंडिया के अंदर जो आपका ऑलमोस्ट काम है, ठीक है, वो आपका किस भाषा के अंदर किया जाता है, तो वो आपको किया जाता है इसके अंदर हिंदी के अंदर, ठीक है। जो हिंदी हमारी है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडिया, कि भारत में जो सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम निर्धारित करने वाले कारक इनमें से कौन कौन से हैं, तो पहला देखो लिखा द वे डिमांड्स आर रेज्ड, ठीक है भाई, जो वे डिमांड्स हैं, मांगों को उठाने का तरीका है, ये आपका है, ये तो एकदम है बिल्कुल सही बात। रिएक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, ये भी है। डिग्री ऑफ सोशल डिवीजन, ये भी है, तो मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब आपका जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, ये किसको दी गई हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं, कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट को दी गई हैं, कि आपकी लोकल को दी गई हैं, कि आपकी जुडिशरी को दी गई, तो किसको दी गई हैं, जो रेसिडुअरी पावर्स हैं ये दी गई हैं आप किसको, ये दी गई हैं आपकी यूनियन गवर्नमेंट को। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा जो है संबंधित किससे है, डेमोक्रेसी से। लिखा है रूल बाय 1%, ना ये तो होगा ही नहीं भाई, 1% रूल करेगा तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है। फिर कह रहा है देखो रूल बाय किंग, नहीं ये भी नहीं होगा, मिलिट्री रूल ये भी नहीं होगा, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है, मतलब किसका, यूनियन लिस्ट का विषय है। देखो क्या होती है यूनियन लिस्ट, एक अगर नहीं एग्जाम में समझ में आया तो क्या करना, एक कॉमन सेंस लगाना कि भाई ऐसी कौन से मुद्दे हैं इंडिया के अंदर जिनकी पावर सेंट्रल के पास होनी चाहिए, मतलब हम लोग सीधे सीधे कह लें यूपी के रेस्पेक्ट में तो कह लें तो मोदी जी के पास होनी चाहिए, तो भाई मोदी जी कौन कौन से काम करेंगे,
क्या मोदी जी यूपी की पुलिस को देखेंगे आके? नहीं भैया, ये काम किसका है? ये काम तो है स्टेट का, है ना? जो स्टेट लिस्ट है आपकी, उसके बारे में बात, मतलब उसके अंदर भी पुलिस आती है, हर स्टेट की अलग पुलिस है। एग्रीकल्चर, खेती, ये आपकी किसमें आती है? ये आपकी आती है समवर्ती सूची के अंदर, मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर आती है। फिर कह रहा है समाज सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये भी आपका एक कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है शायद। और फिर कह रहा है आपका डिफेंस, तो डिफेंस जो है इंडिया की जो सुरक्षा है वो किसके अंतर्गत आएगी आपकी? वो आएगी आपकी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत, ठीक है। फिर कह रहा है देखो, भारत का जो संविधान था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड, कब उसको लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था आपका? वो किया गया लागू आपका 26 जनवरी 1950 को। और कब वो बन के तैयार हो गया था? वो बन के तैयार हो गया था, लिख देते हैं यहाँ पे, बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को वो प्रिपेयर पूरा हो गया था। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल स्टेट, इनमें से कौन सा एक फेडरल स्टेट नहीं है? ठीक है, यूएसए आपका बिल्कुल है, इंडिया आपका बिल्कुल है, चाइना और कनाडा, आपका जो चाइना है वो आपका संघीय राज्य नहीं है, कनाडा भी आपका एक फेडरल स्टेट के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनॉरिटी ग्रुप इन श्रीलंका, इनमें से कौन सा श्रीलंका के अंदर एक माइनॉरिटी ग्रुप है? सिंगलीज हैं, तमिल्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, या फिर क्रिश्चियंस हैं? तो क्या होगा आपका? जो तमिल्स हैं ये आपके यहाँ पे एज अ माइनॉरिटी ग्रुप आते हैं। फिर कह रहा है देयर इज अ फेडरल सिस्टम इन इंडिया बिकॉज, इंडिया के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो आखिर क्यों है? तो पहला आपको जो ऑप्शन लिखा है, लार्ज कंट्री विद मैनी स्टेट, इज अ मोनार्की सिस्टम, नहीं, मोनार्की सिस्टम तो है ही नहीं आपका। इट हैज ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या खाली एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है? नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। इट फॉलोज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नहीं नहीं, मतलब क्या होगा? इट इज़ अ लार्ज कंट्री विद मैनी स्टेट, कि भाई एक बड़ा कंट्री है और यहाँ पे कई सारे स्टेट हैं, इसलिए यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है इसको लागू किया गया है। फिर कहता है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेडरल स्टेट, इनमें से कौन सा एक फेडरल स्टेट नहीं है? इंडिया नहीं है, कनाडा नहीं है, फ्रांस नहीं है, यूएसए नहीं है। तो इंडिया है, अभी देखा हम लोगों ने, कनाडा भी था, आपका यूएसए भी था, आपका जो फ्रांस है ये आपका नहीं है। फिर कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिस्टम आर पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, पॉलिटिकल नेसेसरी कंडीशन, कि भाई इनमें से कौन सी देश की शासन प्रणाली के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है? तो भाई किस चीज़ की नीड है यहाँ पे? देखो, मोनार्की की नीड है नहीं, डिक्टेटरशिप की नीड है नहीं, है ना, थ्योरोक्रेसी नहीं, आपका जो डेमोक्रेसी है उसकी यहाँ पे नीड होती है। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा संबंध नहीं रखता है किससे? डेमोक्रेसी से? फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये तो रखता है, सेंसरशिप ऑफ मीडिया यही नहीं रखता है ना, रूल ऑफ बाकी तो रखेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 16 नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, मतलब जो राज्य सूची है इसका विषय नहीं है स्टेट लिस्ट का? तो पुलिस तो है, अभी बात की लोगों ने, एग्रीकल्चर, डिफेंस, और फिर कह रहा है पब्लिक हेल्थ। एग्रीकल्चर भी आपका आता है, ठीक है। डिफेंस तो जो है, डिफेंस आपका है वो किसका है? वो आपका है किसका? यूनियन लिस्ट का, है ना, यूनियन लिस्ट का। पब्लिक हेल्थ भी आपकी आती है स्टेट लिस्ट के अंदर। फिर जो कह रहा है आपका, हु हैज़ द रेफ्रिजरेटरी पावर्स इन इंडिया, किसके पास आपकी देखो रेफ्रिजरेटरी पावर्स है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखो रिपीट हुआ है यहाँ पे भी, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो किसके पास आपकी जो आपकी रेफ्रिजरेटरी पावर्स हैं वो होती हैं? वो आपकी होती है किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच कंट्री प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट टाइप, इनमें से कौन सा प्रोवाइड करता है एक अच्छा एग्जांपल किसका? कम्युनिटी गवर्नमेंट टाइप का, मतलब सामुदायिक सरकार का। इंडिया, यूएसए, बेल्जियम और फ्रांस, तो कौन करेगा आपका? बेल्जियम करता है। बेल्जियम सरकार ने कौन सी नीति को संवैधानिक रूप से अपनाया है? विच पॉलिसी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट, बेल्जियम गवर्नमेंट ने किस चीज़ को अडॉप्ट किया है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को? नहीं नहीं। पावर शेयरिंग, वन पार्टी सिस्टम, या फिर मिलिट्री रूल, किसको किया है भाई? उसने किया है पावर शेयरिंग को। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, इनमें से कौन सी आपकी बेल्जियम की क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट में शामिल है? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाली कम्युनिटीज हैं, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इनको यहाँ पे सबको मतलब यहाँ पे शामिल किया गया है इनकी पार्लियामेंट के अंदर, है ना। फिर कह रहा है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ अ यूनियन, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में आता है? किसमें आता है आपका? वो आता है आपका यूनियन लिस्ट में। एग्रीकल्चर, पुलिस, डिफेंस, ट्रेड, आपका डिफेंस, है ना। फिर कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन के अंदर कितने स्टेट्स हैं? तो कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, और आपकी 8 क्या है? यूटीज हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी है। ये जब का डेटा है ये आपका 2024 के अकॉर्डिंग है,
ठीक है। फिर लिखा है इफ वी टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो हम लोग किसका अर्थ क्या होगा, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम लोग बात कर रहे होंगे किसके बारे में, अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, कि भाई जो भेदभाव होता है जेंडर के बीच के बेसिस में, उनके बारे में लोग यहाँ पे बात करेंगे ना, लिख देते हैं हम लोग अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर, है ना। दिन में क्लास रिकॉर्ड करने का मतलब है कि भैया बाहर सब बेचने वाले आते हैं, है ना, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला आता है, ठीक है, पापड़ लेने वाला देखो बाहर, शायद आपको वॉइस आ रही हो, तो कई सारे लोग यहाँ पे अगल बगल दिन में क्लास रिकॉर्ड करने में आया करते हैं। इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ रात के समय, बट टाइम बहुत कम बचा है, आपका एग्जाम कल ही है शायद, और सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मजबूरी में सब। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी, वो है आपकी हिंदी, है ना, हिंदी। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज द आईएमएफ इस्टेब्लिश्ड, अभी इन्होंने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि जो आईएमएफ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1944 के अंदर हुई थी। बाद में कितने यूटीज हैं, अभी बात की लोगों ने 8 यूटीज है ना। फिर कह रहा है कि इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन, किनके बीच में जो डिवीजन है पावर का वो होता है, वो आपका होता है किसके बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, कि भाई जो भारतीय लोकतंत्र है उसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कौन सी है। 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है करप्शन है, पॉपुलेशन है, कम्युनिज्म है, या फिर सबिंग है। तो भाई करप्शन भी यहाँ पे पीक में है, जनसंख्या अथाह बढ़ रही है, कोई सीमाएं नहीं है, कम्युनिज्म सांप्रदायिकता जो है वो भी आपकी पीक पे है। तो मतलब का जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय निकायों में मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इन अ लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, महिलाओं के लिए कितनी सीट्स की जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है उनको, तो वो दिया गया है उनको 33% का। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल रीजन टू जस्टिफाई द पावर शेयरिंग, इनमें से कौन सा शक्ति साझाकरण को ठहराने के लिए अच्छा सा कारण है, नैतिक कारण है। तो क्या होगा आपका क्वेश्चन, देखो कह रहा है इट क्रिएट्स अ बैलेंस ऑफ पावर, क्या ये बैलेंस ऑफ पावर बनाता है, नहीं। इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की भावना को बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात, आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज एसेंशियल बिकॉज, जो पावर शेयरिंग है वो क्यों एसेंशियल है, तो वो क्यों एसेंशियल है, क्योंकि अभी बात करूँ, क्योंकि क्या करता है, ये करता है रिड्यूसेस किसको, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भाई संघर्ष है उनको ये कम कर देता है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी फॉर्म है जिसके सिर्फ एक स्तर पे सरकार जिसकी होती है। तो क्या होगा आपका कि जो आपकी यूनिटरी आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखो कि मेवोटिज्म मतलब आपका जो बहुसंख्यकवाद है इसको अपनाया गया है किस कंट्री के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 33। तो किसके द्वारा अपनाया गया है इसको, इंडिया के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, बेल्जियम के द्वारा, या फिर आपका जो कनाडा है इसके द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर श्रीलंका, ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अ बेल्जियम पॉपुलेशन लिव्स इन अ फ्लेमिश रीजन, कितनी जनसंख्या कहाँ रहती है आपकी, रहती है फ्लेमिश रीजन में। तो कितनी संख्या रहती है आपकी, वो रहती है आपकी 59%। कह रहा है मैटर्स रिलेटेड टू डैश डू नॉट कम अंडर अ परव्यू ऑफ अ फैमिली लॉ, कौन से मामले हैं जो पारिवारिक कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो विवाह तो आता है, तलाक देना भी आता है, गोद लेना भी आता है, लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये आपके परिवार वाले मैटर के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन इंडिया सीट्स फॉर वुमेन आर रिजर्व्ड इन, महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो खाली कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे हैं, देखो लोकसभा एंड राज्यसभा में है, स्टेट असेंबलीज के अंदर है, कि लोकल बॉडीज पंचायती राज म्यूनसिपालिटीज में है, या फिर ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज की सभी जगह पे हैं, ठीक है। देखो कहाँ है आपकी जो सीटें रिजर्व की जाती हैं वो बेसिकली की जाती हैं यहाँ पे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है मेरे ख्याल से वो होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा, नहीं, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो लोकल बॉडीज हैं, है ना, यहाँ पे आपकी जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाती है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, मुझे थोड़ा-सा डाउट है, ठीक है, कि इसमें आपका जो 1-2 जगह देखा मैंने, हर जगह अलग-अलग आंसर दिया था और फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन का फैक्ट चेक भी नहीं किया। तो एक बार मैं क्वेश्चन को, चलो एक बार मैं जो भी होगा कमेंट को मैं पिन अप कर दूँगा, ठीक है? इसके जो आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर अगर इसमें कोई चेंज होता है, तो अगर पिन अप कमेंट है, जो भी कमेंट पिन अप की गई हो, एक बार उसको देख लेना। तो अगर इसका आंसर या किसी और क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, तो मैं उस क्वेश्चन जो उस मतलब एक कमेंट करके उसको पिन अप कर दूँगा, ठीक है? पर मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए कि सभी जो सरकारी कार्यालय हैं, उनमें जो महिलाओं को रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। बाकी एक बार देख लेना, ठीक है?
फिर कह रहा है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट हैज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि इनमें से कहाँ पे सरकार होती है खाली वन स्तर की होती है, एक लेवल की होती है, कहाँ होती है आपकी, वो होती है आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके किसके, पॉलिटी के। अब हम लोग बात कर लें किसकी, ज्योग्राफी की बात कर लें। कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है, इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके लगभग आराम से 20 में से 18 17 19 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है देखो ज्योग्राफी, कह रहा है भाई पहला क्वेश्चन कि क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन आर नोन एज, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कब होती है आपकी, वो होती है आपकी मानसून सीजन के अंतर्गत। तो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी खरीफ की क्रॉप। नॉन फेरस मिनरल्स इंक्लूडेड, कि भाई जो गैर लौह धातु खनिज हैं उनमें कौन कौन शामिल है, लोहा, तांबा, मैग्नीज या फिर सभी। तो क्या होगा आपका जो कॉपर है आपका, वो आपका ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कांदला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो कांदला बंदरगाह है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका कहाँ पे है, वो आपका है गुजरात के अंदर। फिर कह रहा है द उड़ीसा एंड झारखंड रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन विच मिनरल्स, कि आपका जो उड़ीसा है, आपका जो झारखंड है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपके वो फेमस किसके लिए, वो फेमस आपके कोल के और आयरन ओर के लिए, है ना। फिर कह रहा है कि विच कंट्री ऑफ लैंड यूज इन इंडिया इंक्रीज बाई अबाउट 60% बिटवीन 1960 to 61 एंड 2002 to 3, इनमें से कौन सी जो भूमि है, मतलब किस भूमि के जो उपयोग है उसकी श्रेणी में लगभग 60% का राइस देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिली है। तो किसकी मिली है, आपकी जो लैंड अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज, की भाई जो गैर कृषि उपयोग भूमि है उसमें हमेशा क्या हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी, मतलब हो रही थी। फिर कह रहा है नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ टेरिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, की भाई जो टेरिस फार्मिंग है ना, कि जो सीढ़ीदार खेती है वो इनमें से किस स्टेट के अंदर की जाती है। तो कहाँ की जाती है आपकी, वो की जाती है आपकी उत्तराखंड के अंदर, है ना। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक मिनरल, इनमें से कौन सा एक मूलभूत खनिज है। तो कौन सा आपका है, वो है आपका आयरन ओर। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इनमें से कौन सा मेजर प्रोड्यूसर किसका, कॉपर का। तो कौन है आपका, वो है आपका राजस्थान, है ना। फिर कह रहा है कि इन विच स्टेट द बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो कहाँ है आपका, वो है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फिर कह रहा है विच ईयर बांग्लादेश बैंक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसका आंसर तो मैंने लिख भी दिया है। अगर इसका ऑप्शन इनमें से कोई आ रहा है तो 1986 सही होगा। अदरवाइज कई बार ऐसा हुआ है बोर्ड में कि आपका 1970 लिख के आ जाता है, वो खाली 1970 लिख देते हैं, एस लिखना भूल जाते हैं। 1970 मतलब 70 मतलब 1970 के दशक में, है ना, जब ये डिकेड था पूरा, इसमें आपकी इसकी स्टार्टिंग होती है, मतलब ये इसको बनाया जाना, इसको फ्रेम करा जाना स्टार्ट किया जाता है, लेकिन फाइनली कब बनता है, वो बनता है 1983 के अंदर। तो अगर 1970 लिखा हुआ है, 1970 लिखा हुआ है, तो उसको आप सही मार देना, 86 लिखा हुआ है तो इसको सही मार देना, ठीक है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आने वाले हैं। फिर कह रहा है कांदला जो बंदरगाह है ना, कहाँ पे कांदला पर अभी बात करूँ कहाँ पे, वो है आपका गुजरात के अंदर। उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र किस खनिज से समृद्ध हैं, मतलब उड़ीसा एंड झारखंड आर रिच इन विच मिनरल्स, कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर और झारखंड के अंदर। तो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका आयरन ओर और कोल, है ना। फिर कह रहा है कि विच स्टेट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है कॉपर, कॉपर आपका राजस्थान के अंदर, अभी बात की हम लोगों ने, ये क्वेश्चन भी हमका इंपॉर्टेंट है ना। फिर कह रहा है कि विच द फॉलोइंग मिनरल इज मेटेलिक, इनमें से कौन सा जो खनिज है वो धात्विक है। तो कौन सा होगा आपका, बॉक्साइट, है ना। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, इनमें से कौन सा जो उद्योग है वो बॉक्साइट को जो कच्चे माल के तौर पे यूज करता है। तो कौन सा करता है आपका, वो करती है आपकी एल्युमिनियम इंडस्ट्री, है ना। बॉक्साइट क्योंकि क्या है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है ना। फिर कह रहा है 16 कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर, इनमें से किसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, किसको आता है, वो कहा जाता है आपका टेरिटरी सेक्टर को ना। फिर कह रहा है 17 पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो भाई पब्लिक सेक्टर है और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है इनको किसके बेसिस में डिवाइड किया गया है। तो किनकी परसेंटेज किया गया है आपका ओनरशिप के बेसिस में, कि भाई जो पब्लिक सेक्टर है इसमें कोई भी ओनर एक पर्टिकुलर उसका ओनर नहीं होता है, लेकिन जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसका एक पर्टिकुलर ओनर होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इज यूज्ड इन ड्राई एरियाज, कि भाई जो ड्राई एरियाज हैं वहां पे किस मेथड का यूज किया जाता है, क्या किसका किया जाता है, वो किया जाता है आपका शेल्टर बेल्ट्स का। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क
इस डेडिकेटेड प्रिजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न रिनोसेरॉस, भाई जो एक सींग वाला गेंडा है उसके संरक्षण के लिए किस नेशनल पार्क को जिम्मा दिया गया है, वो किया गया है किसके, जो काजीरंगा नेशनल पार्क। डैम्स को किन नाम से जाना भी जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई जो डैम्स हैं इनको किस और नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से। फिर कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू स्टेट्स, की जो भाई दो राज्यों के बीच में जो वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड, है ना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। फिर कह रहा है कि विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मोर एसेंशियल फॉर वेरी इनएक्सेसिबल प्लेसेस, अत्यधिक दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए सबसे जो आवश्यक परिवहन का साधन है, जो मोड है, वो कौन सी है आपकी, वो आपकी हो जाएगी एयरवेज, है ना। एयर पर हेलीकॉप्टर के थ्रू हम लोग आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशियल रिसोर्स, कौन सा आपका पारंपरिक संसाधन है, तो कौन सा होगा आपका कोल, है ना। जो कोल है आपका, इसका यूज बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है अलग अलग कामों में। फिर कह रहा है कि इन विच फॉलोइंग स्टेज द लैटराइट सॉइल फाउंड, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है लैटराइट सॉइल, तो देख लो कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी, वो पहले पाई जाती है अभी कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका, है ना। फिर वो पाई जाती है केरला, केरला के अंदर भी मिलती है, फिर तमिलनाडु के अंदर मिलती है, फिर आपकी ये एमपी के अंदर मिलती है, और आपकी ये उड़ीसा के अंदर भी ये पाई जाती है। तो इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन में हो तो उसको एकदम टिक मार दीजिएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, इनमें से कौन सा मेजर प्रोड्यूसर है जिसका, कॉपर का, तो कौन होगा आपका, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो अभी बात करें किसकी, राजस्थान की, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा नॉन मेटेलिक है, ठीक, आयरन, कॉपर, माइका या बॉक्साइट, इनमें कौन सा है नॉन मेटेलिक, तो कौन सा है माइका, है ना। बॉक्साइट तो क्या है आपका, वो तो मेटेलिक है ना। अभी देखा उन पर माइका क्या है, लेकिन नॉन मेटेलिक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज एबायोटिक, इनमें से कौन सा रिसोर्स क्या है, एबायोटिक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर या फिर मिनरल्स, ठीक है, अजैविक है, तो कौन से होंगे आपके, मिनरल्स, है ना। फिर कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लिटरेसी रेट द हाईएस्ट, इनमें से कहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो हाईएस्ट है, तो वो कहाँ पे हाईएस्ट है, वो आपका हाईएस्ट है केरला के अंदर। फिर कह रहा है देखो व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज आयरन ओर, इनमें से जो लौह आपका, जो लौह अयस्क है, आयरन ओर है, ये किस टाइप का आपका अयस्क है, तो कैसा है आपका, वो आपका है नॉन रिन्यूएबल, है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखो 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मेनली कहाँ पाई जाती है, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल, तो कहाँ पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर, और गुजरात के अंदर भी ये पाई जाती है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप, है ना, इनमें से कौन सी दलहनी फसल है, चावल, गेहूं, मटर या फिर मक्का, तो कौन सी आपकी है, मटर, है ना। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन अ मोनाजाइट सैंड, इनमें से कौन सी जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका मोनाजाइट रेत के अंदर, तो कौन पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है आपका थोरियम। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कॉज द वाटर स्कैरसिटी डिस्पाइट प्लेंटी ऑफ अ वाटर अवेलेबिलिटी, इनमें से कौन सी गतिविधि है जो पर्याप्त मात्रा में पानी होने के बावजूद भी जल संकट का कारण बन सकती है, तो कौन सी गतिविधि है वो आपकी है ओवर यूज ऑफ अ ग्राउंड वाटर, कि भाई जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है किसका, ग्राउंड वाटर का, तो इससे पानी की संकट आ सकता है। फिर कह रहा है कि व्हेनेवर यू थिंक अबाउट वाटर शॉर्टेज व्हाट कम्स टू योर माइंड, जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, पानी की कमी की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में सूखा आता है, बाढ़ आती है, चक्रवात, हम लोग के माइंड में क्या आता है, तो हम लोग के माइंड में आता है ड्रॉट। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखो द स्टील प्लांट लोकेटेड इन अ कोस्टल एरिया इज एट, कि भाई जो स्टील प्लांट है ना, कोस्टल एरियाज में, वो कहाँ पे लगाया गया है आपका, वो लगाया गया है आपका विशाखापट्टनम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इनमें से कौन सी है रबी क्रॉप, तो कौन सी है आपकी है, वो है वीट, गेहूं। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड, इनमें से कौन सी जगह पे ब्लैक सॉइल मेनली पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र के अंदर। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, जो लेटराइट सॉइल है वो किस प्रोसेस के द्वारा बनती है, वो बनती है आपकी लीचिंग के द्वारा, है ना, लीचिंग के द्वारा।
सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, फिर मैं कह दे रहा हूँ, है ना। क्लास बहुत जल्दबाजी में बनी है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम है, मेरा फेस भी नहीं आ रहा है, बट आप ये यकीन मानिए, ट्रस्ट मानिए, ट्रस्ट करिए कि जो पूरी आप जब ये पूरी वीडियोस को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप में से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन अ मोनाजाइट सैंड, इनमें से कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है मोनाजाइट रेस के अंदर। तो अभी हम उसके बारे में बात की थोरियम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज्ड, कि भाई निम्न में से कौन सा बांध संरचना और सामग्री के आधार पर वर्गीकृत नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका मल्टीपर्पज डैम। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांटेशन फार्मिंग, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जिसका प्लांटेशन फार्मिंग का, बागानी खेती का कौन सा उदाहरण आपका है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका टी, चाय, है ना। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ की क्रॉप है, तो कौन क्रॉप खरीफ वाली है, वीट है, ग्राम है, चना मतलब राइस है, या फिर सरसों, तो कौन सा होगा आपका राइस, है ना, खरीफ की फसल है वो। रेड येलो साइल, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी, तो वो पाई जाती है कहाँ पे, आपके डेक्कन के प्लेटियो में ना, डेक्कन के पठार में। फिर कह रहा है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिड्यूस्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कास्ट सिस्टम, इनमें से किसने कास्ट सिस्टम के प्रभाव को कम कर दिया गया, कम कर दिया, तो किसने किया है आपका, शहरीकरण ने किया है, बिल्कुल किया है। कास्ट बेस्ड जनरेशन किया है, ये भी एकदम सही होगा आपका। शिक्षा और आर्थिक विकास, ये भी आपका एकदम करेक्ट, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ बीजेपी, इनमें से कौन सी बीजेपी की विचारधारा है ना, ये आपका प्रीवियस में यही क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, तो कौन सी होगी आपकी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, है ना, अंतर्निहित मानववाद के बारे में बात यहाँ पे की जाती है, ठीक। फिर देखो अलग इसमें इकोनॉमिक्स में देखो, पहले क्वेश्चन लिखा है आपका डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी इज कॉल्ड, जो बिना पैसों के वस्तुओं का जो सीधा लेन देन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर, इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है, तो कौन सी करती है, माइनिंग, मछली पकड़ना, बैंकिंग, कृषि, कौन सी करती है आपकी, तो कह रही नहीं करती। खनन आपका बिल्कुल आता है, फिशिंग आपकी आती है, कृषि आपकी आती है, तो बैंकिंग है ये आपका इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखो, व्हाट कैन बी डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबर्स, इनमें से जो भूमिगत ग्रामीण मजदूरों के विषय के विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है कह रहा है कि बेहतर मजदूरी उनको दी जाए, है ना, बेटर वेजेस। फिर कह रहा है आपका मोर लैंड ओनरशिप। फिर कह रहा है देखो आपका एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। फिर कह रहा है आपका और तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन डिड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन स्टार्ट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था वो कब स्टार्ट होता है, वो होता है आपके साथ 1991 के अंदर। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो विच इंडस्ट्री इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, कि कौन सी उद्योग कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। अच्छा, मतलब कौन सा जो उद्योग है वो आपका रॉ मटेरियल को यूज करता है ना, तो कौन करता है, आपका कपड़ा उद्योग भी करता है, आयरन एंड स्टील करती है, कागज भी करता है, मतलब आपका जो अपना मंडी है यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो गलत फॉर्म हो गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड, कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, वो किया गया कब आपका 2005 के अंदर। फिर कह रहा है कि व्हेन इज अ नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, कि जो भाई नेशनल कंज्यूमर डे है वो आपको कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका कब, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को। फिर कह रहा है देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय मल्टी नेशनल कंपनीज, कि भाई जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं इनके द्वारा सबसे सामान्य जो निवेश किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक चीज़ जान लो कि अभी कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं इस क्लास के बाद में, अभी कौन कौन से वीडियोस हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कौन कौन से मैप वगैरह जो भी है उनकी क्लासेस कैसे आएंगी, कब आएंगी, ये सब चीज़ें वीडियो के एंड में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो क्लास को पूरी लीजिएगा। फिर कह रहा था क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है। अभी हमने देखा ऊपर कौन सी नहीं है, हमारी बैंकिंग नहीं है ना। फिर कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब स्टार्ट होता है, 1991 के अंदर होता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब इम्प्लीमेंट किया गया, 2005 के अंदर किया गया इम्प्लीमेंट। लॉ एज किस प्रकार का संसाधन है,
ठीक है। आयरन ओर कैसा है आपका, ये है आपका नॉन रिन्यूएबल। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एम ऑफ लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का लक्ष्य रखता है, तो कौन रखता है आपका, वो रखता है आपका WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, कब, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, भी देखा हम लोगों ने। फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अ लेबर वर्क एम्प्लॉयड इन अ सेकेंडरी सेक्टर इन ईयर 2017 एंड 18, 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने परसेंट जो श्रमिक थे वो कार्यरत थे, तो कितने थे आपके 24%। फिर कह रहा है क्वेश्चन आपका विच व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 2019, 2019 के समय भारत के अंदर जो सामान्य जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी थी आपकी, वो थी आपकी 69.7%। फिर कह रहा है देखो विच इन द ईयर ऑफ 2012 व्हाट परसेंटेज ऑफ 4,000 हाउसहोल्ड इन इंडिया हैड अ कॉमर्शियल बैंक एज देयर सोर्स ऑफ क्रेडिट। भारत 2012 में भारत में 4,000 परिवारों में कितने प्रतिशत की जो ऋण स्रोत के रूप में वाणिज्यिक बैंक, मतलब कितने लोगों ने लोन वगैरह को लिया हुआ था, तो कितने में, लगभग 52% लोग थे इसमें शामिल, है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखो व्हाट इज एजेंडा 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एजेंडा 21 आखिर क्या था, तो क्या था वो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कह रहा है कि व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसको कब लागू किया गया, तो कब किया गया था लागू, वो लागू किया था 1986 के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक रिसोर्स है, तो कौन सा भैया है, कह रहा है आपका लैंड, टेक्नोलॉजी, लेबर और द अबव, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इनमें से कौन सा HDI में सबसे ऊपर है, तो कौन सा आपका है, इंडिया है, नॉर्वे है, USA है या फिर चाइना है, तो कौन सा आपका है, वो है आपका नॉर्वे। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ क्रेडिट एडवांसेस लोन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, भारत में जो ग्रामीण परिवार हैं उनको सबसे अधिक जो ऋण है, जो लोन है, वो कौन देता है, वो दे रहे हैं आपके कौन, मनी लेंडर्स। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, who amongst the following is protected in the marketplace through the rules and regulation, तो क्या होगा आपका सही इसमें, कंज्यूमर्स जो है वो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। द पैरामीटर टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए जो आपका इंडेक्स है, जो मापदंड है, वो क्या होता है, वो आपका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, HDI। फिर क्या है देखो 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर, इनमें से कौन सा आपका सर्विस सेक्टर के अंदर शामिल है, तो कौन सा है आपका, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो देखो लिखा है सर्विस सेक्टर, कौन सा होगा आपका, बैंकिंग, है ना। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि भाई जो रूरल डेवलपमेंट है इनका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो क्या होगा आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। फिर कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि इनमें से कौन सा प्राथमिक, कौन से फर्स्ट, हाँ मतलब इनमें से कौन सा है प्राइमरी सेक्टर, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, बैंक एम्प्लॉय। आपका जो फार्मर है वो क्या है आपका, वो आपका प्राइमरी सेक्टर से निकल के आता है ना। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 28, हाँ कह रहा है क्वेश्चन देखो कि व्हाट व्हेन वाज द राइट इन्फॉर्मेशन, मतलब RTI जो था वो कब लागू किया गया, तो कब किया गया था, वो किया गया था 2005 के अंतर्गत, है ना। फिर कह रहा है वेयर शुड द कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस, अगर उनको जस्टिस चाहिए किसको, कंज्यूमर्स को, तो वो कहाँ जाएंगे, कंज्यूमर जाएंगे कहाँ पे, कंज्यूमर कोर्ट में, है ना, कंज्यूमर कोर्ट में। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनमें से कौन सा पर्सन क्या है, बिलोंग करता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, तो कौन करता है आपका जो डेली बेसिस का लेबर होता है वो, है ना, दिहाड़ी मजदूर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर, है ना, जो लेबर वगैरह आपके घर में काम करने आते हैं। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिफर टू द ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज, देखो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच का व्यापार, कंफ्यूज ना होना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। अगर दो या दो से स्टेट के बारे में बात की गई हो
तो क्या कहेंगे उसको उसको कहेंगे हम लोग इंटरनल ट्रेड, है ना? अभी देखा था हम लोगों ने ऊपर। फिर कह रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस कैन बी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बी डिटरमाइंड, इनमें से किस आधार पे देश का जो विकास है उसको निर्धारित किया जा सकता है। तो क्या होगा आपका फैक्टर? पर कैपिटा इनकम बिल्कुल, साक्षरता दर बिल्कुल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैव अ बेटर पोजीशनिंग देन इंडिया टर्म्स ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ऊपर है, बेहतर स्थिति में, तो कौन है आपका? वो है आपका श्रीलंका। फिर कह रहा है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, कि इनको कैसे डिवाइड किया गया है? तो वो डिवाइड किया गया कैसे? ओनरशिप के बेसिस में। फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन related to the savings and loans in self help group are taken by, कि कहाँ से उनको लिया गया है आपका? देखो क्वेश्चन 35, ठीक है, कहाँ लिया गया आपका? बैंक अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ग्रुप मेंबर्स या फिर आपके एनजीओ। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ग्रुप मेंबर्स। फिर क्वेश्चन क्या है? देखो द मेजर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस बिलोंग टू विच सेक्टर, किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न मुख्य उत्पाद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो कहाँ संबंधित हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर से ना, कि भाई जो मेन प्रोडक्ट है वो कहाँ निकल आता है? वो निकल के आता है आपका प्राइमरी सेक्टर से। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ प्राइवेट सेक्टर, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है किसके बारे में? प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो पहला लिखा है इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं भैया ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इट इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और कंपनीज, यही आपका जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। फ्री सर्विस प्रोवाइड करता नहीं है, एम उनका प्रॉफिट कमाना, लिखा है जहाँ लाभ के लिए काम कार्य नहीं करता है, बिल्कुल गलत बात है ना, वो उनका जो मेन फोकस है वो लाभ ही कमाना होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ अ क्रेडिट इन अ बैंक लोन, बैंक ऋण की शर्तों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ब्याज दर बिल्कुल होती है। तो कह रहा है देखो जमानत है ना, कोलेटरेट, ये भी आपका होता है। चुकौती अनुसूची मतलब रीपेमेंट शेड्यूल, ये भी आपका होता है, तीनों आपके होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ये आपका नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है ना, बीआरओ। कह रहा है कि लो इनकम कंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कम आय वाले जो कंट्री हैं उनको किस बेसिस पे किस आधार पे उनको क्लासिफाई किया जाता है? तो किस कैसे किया जाता है? तो क्या जाता है वो जीडीपी पर कैपिटा, कि भाई किसी इंसान की जो प्रत्यक्ष सकल घरेलू उत्पाद की जो मेजरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है ना। फिर कह रहा है इन एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाई, कि भाई जो सारे डिसीजंस हैं ये सब कौन लेता है? तो कौन लेता है भाई? जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे इसके अंतर्गत लेते हैं ना। फिर कह रहा है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, दोनों को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? अभी देखा मैंने ऊपर, ओनरशिप के बेसिस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिलेटेड टू द सेविंग्स एंड लोन इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टेकन बाई, सारा निर्णय कौन ले रहा है? वो ले रहे हैं ग्रुप मेंबर, अभी बात की हम लोगों ने यहाँ पे। फिर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कंट्रीज हैज बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से जो किस प्रकार के देश हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है? तो किन कंट्रीज को हुआ है? वो आपके हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जो ऐसे कंट्री तो क्या है डेवलप्ड, लाइक यूएसए हो गया आपका, आपका ब्रिटेन वगैरह हो गया, ये सारे कंट्रीज। फिर कह रहा है देखो ऑन विच वन इज द ऑफ द फॉलोइंग इज आईएसआई यूज्ड एज अ लोगो, जो भाई आईएसआई का लोगो है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है कहाँ पे आपका? वो किया जाता है आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, में कौन सा मॉडर्न फॉर्म नहीं है? मुद्रा नोट, गोल्ड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट या फिर आपका हो गया डेबिट कार्ड, तो आपके जो सोने के सिक्के हैं ये आजकल मुद्रा के रूप में यूज नहीं होते हैं। फिर कह रहा है कि वाई वर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, कि भाई प्राचीन भारत में जो जल संबंधी संरचनाएं थी उनको आखिर क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया उनको? बाढ़ के नियंत्रण के लिए बिल्कुल सही, सिंचाई के लिए बिल्कुल सही, जल के स्टोरेज के लिए बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है देखो सोलर एंड विंड एनर्जी आर बीइंग डेवलप्ड नॉट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, जो आपकी सौर और पवन ऊर्जा का विकास निम्न में से किस कारण से नहीं किया जा रहा है? कह रहा है दे आर रिन्यूएबल, वे नवीकरणीय है। फिर कह रहा है दे आर रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल ठीक। फिर कह रहा है दे आर एक्सपेंसिव टू डेवलप, क्या वो एक्सपेंसिव है इसलिए नहीं किया जा रहा? नहीं, ये काम तो नहीं है ना, इसको ऑप्शन नंबर जो सी आपका यहाँ पे करेक्ट
हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ के एकदम करेक्ट हैं, ये खाली क्या है गलत है और यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री among the following is stiff competition is giving extinction to the India with regard to the jute mills। कौन सा कंट्री है जो जूट इंडस्ट्री में, जूट उद्योग के अंदर इंडिया को कंपटीशन दे रहा है, स्टिफ कंपटीशन दे रहा है? तो कौन सा होगा आपका? चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तब का जो बांग्लादेश है वो जूट उद्योग में इंडिया को टक्कर दे रहा है। फिर कह रहा है हाई इनकम कंट्रीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन विच स्ट्रक्चर। कि भाई जो हाई इनकम कंट्रीज हैं देखो को किस कारक के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, तो कैसे किया जाता है उनको? हाई जीडीपी पर कैपिटा के अंतर्गत, है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड। कि भाई जो भारत में ग्रामीण परिवार के लिए मुख्य ऋण या फिर मुख्य सूचना का स्रोत कौन सा है आपका? तो वो कौन से हैं आपके? वो हैं आपके मनी लेंडर्स, है ना, मनी लेंडर्स। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भैया फुल फॉर्म क्या है इसका? एसडीआई का। तभी देखा लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जॉबर्स ना, ये याद करो, ये आपके जॉबर्स हैं, ये आपके कहाँ यूज होते हैं? मेन वर्क ऑफ जॉबर्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका इसका हिस्ट्री क्वेश्चन है ये आपकी, है ना। याद करो भाई कि भाई नौकरी के लिए क्या कर रहे थे लोग? बिहार के, यूपी के लोगों को विदेश भेज दिया जाता था ना, तो याद आया जॉबर्स। तो ये आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, रिक्रूटिंग द वर्कर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड। इनमें से कौन सा विदेशी व्यापार में बैरियर है? तो कौन सा आपका इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, है ना, कि जो आयात प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं वो। फिर कह रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। इनमें से कौन सी मॉडर्न फॉर्म है करेंसी की? पेपर नोट्स हैं, चांदी के सिक्के हैं, विनिमय प्रणाली है, मतलब बार्टर सिस्टम है, या आपके जो गोल्ड कॉइन है वो है। तो कौन सा होगा ऑप्शन आपका? जो ऑप्शन नंबर ए पेपर नोट्स एकदम मॉडर्न फॉर्म इसका है ना। या फिर क्रिप्टो के बारे में बात कर ले हम, अब तो जो एकदम चल रहा है रिसेंट चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, है ना। फ्यूचर किसका है? क्रिप्टो का है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर 60% ऑफ इंडिया स्टील यूनिट्स लोकेटेड। कहाँ पे, किस स्टेट के अंदर भारत की 60% जो स्टील यूनिट्स हैं वो इसको कह लें कि लोकेटेड हैं, स्थित हैं? तो कौन सा होगा? आप कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर हैं कि झारखंड के अंदर हैं कि आपकी तमिलनाडु में है कि आपकी गुजरात में? तो कहाँ पे हैं आपकी? हैं सारी आपकी कहाँ है? लगभग झारखंड के अंदर। एम्फेसिस ऑन इज नॉट अलाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सत्याग्रह। कि भाई सत्याग्रह के अनुरूप कौन सा नहीं है? सत्य है बिल्कुल है, अहिंसा है बिल्कुल है, आत्मबलिदान है बिल्कुल है, कौन नहीं है? एग्रेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रा देख लो एक बार कि क्या क्या चीज़ें अभी और आने वाली हैं। देखो आज शाम तक, ठीक है, टुडे ईव, आज शाम तक आपकी जो मैप की क्लास है ना, मैप की क्लास है, हिस्ट्री की भी मैप सारे और आपके जो ज्योग्राफी के मैप हैं वो सारे आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उनकी पीडीएफ, भाई कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, खाली क्वेश्चन वो आपको पापा 19 कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। पूरी पीडीएफ आपको कि भाई ये क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ लेना। उनका जो सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन है जिसका हिस्ट्री के क्वेश्चन का, ठीक है, उसको हम कोशिश करेंगे आज रात में करने की या फिर कल मॉर्निंग में, कल सुबह हम लोग एक पूरी क्लास रखेंगे किसके बेस में? हिस्ट्री के बेसिस में, प्लस किसके जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं उनको लेके, ठीक है। सुबह 4 बजे क्लास रहेगी, 4 AM पे क्लास रहेगी, वहाँ पे सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चन किसके इम्पॉर्टेंट हैं आपके अदर पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इन सब की क्लास हम लोग 4 बजे सुबह कल लेंगे, ठीक है। और उस 4 से बहुत बड़ी क्लास देखेंगे, 4 से 5 1 घंटे क्लास रहेगी लगभग, ठीक है। बहुत ही फास्ट कम तरीके से हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे 4 से 5 वाली क्लास में। 5 बजे के बाद 5 से आप लोग जाइएगा, अपना उठिएगा, मतलब थोड़ा सा खाना पीना खाइएगा, नहाइएगा धोइएगा, हो जाएगा 5:30, 5:30 से लेके 7 बजे तक 1.5 घंटे में, ठीक है, आप क्या करिएगा इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जो कल सुबह मैं बताऊं आपको कि भाई ये क्वेश्चन है एकदम इम्पॉर्टेंट है, इनको पढ़ ही लेना, उनको आप इस 1.5 घंटे के अंदर जरूर से जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी जो ये क्लास MCQ वाली है इसको भी देख लेना, बाकी जो मैपिंग है ना, मैपिंग जो है उसको भी आप लोग आज देख लेना। कोशिश कर, अगर मुझे टाइम मिलेगा, आज ही टाइम मिलता है तो मैं मैपिंग जो मैप वाली क्लास है उसको शाम की बजाय आज थोड़ा सा जल्दी दोपहर में ही अपलोड कर दूंगा,
ठीक है? और बाकी जो क्वेश्चन वाली क्लास है उसको मैं कोशिश करूँगा कि आज ही रात में अपलोड मार दूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल जाए। एक्चुअली मैं अकेले हूँ, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर करा दीजिए, करा दीजिए। तो मैं करा दे रहा हूँ, अदरवाइज़ कुछ सब्जेक्ट भी नहीं था मेरा और इतना ज़्यादा फिर बर्डन लेना, अभी इतनी जल्दी सब कुछ करना थोड़ा-सा मुश्किल टफ़ हो रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? गुड लक आप सभी के लिए, आप सभी लोग ऑसम करोगे, है ना? बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप जो है वो नीचे दिया गया है, वहाँ से हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे आके हमारे, ठीक है? पीडीएफ चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, कैसे मिलेगी, कैसे कोर्स मिलेगा, सारी जो क्वेरीज़ हैं आपकी वो कहाँ पे मिल जाएँगी? वो मिल जाएँगी आपको व्हाट्सएप के अंदर अंदर, ठीक है? तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, परेशान मत होना। सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, ये कम नहीं है, सफिशिएंट क्वेश्चन्स हैं, इतने पढ़ लोगे तो आपका जो काम है, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका काम यहाँ से निकल आएगा, ओके? तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जाओ अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो जाके, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, जय हिंद।